हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर पलामू यूनिवर्सिटी के असेसमेंट फॉर लर्निंग के एमसीक्यू की। देखिए 2024 से आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें बीबीएम के यू सिद्धू कानू मुर्मू और कोल्हान की तरह आपको जो है एमसीक्यू पूछा जाएगा, और ये वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ऐसे में आपको अच्छे से एमसीक्यू करके जाना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर आपका ये देने वाला है। और 10 नंबर अगर आप सही कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा खुद ब खुद हो जाएगा। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले जो 2024 का पेपर और 25 का पेपर, आप बोलोगे सर 2025 का पेपर तो हुआ नहीं, 2025 का पेपर अभी हो रहा है। तो देखिए, जो फेल हुए बच्चे थे आपसे, जो सीनियर थे, उनका एक स्पेशल एग्जाम हुआ था, उसका भी पेपर मेरे पास है। तो उन क्वेश्चन को भी मैंने इसमें शामिल किया है और 2024 का भी क्वेश्चन पेपर शामिल किया है। तो सर यहाँ जो आपने ये लिख रखा है, ये कहाँ से लिख रखा है? तो देखिए, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसका कनेक्शन बैठा करके जो एमसीक्यू बन सकता है, जो सवाल शॉर्ट में लॉन्ग में आए थे, उन सभी को मैंने एनालाइज किया और उसके बाद जो है वहां से आपके सिलेबस से टॉपिक को निकाला और एमसीक्यू आपके लिए बनाया हुआ हूं मैं। आगे बढ़ें उससे पहले देखिए, एक ज़रूरी बात आपके साथ में साझा कर देता हूं। अगर आपको नीलांबर पीतांबर को जो पलामू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 199 वाला जो है लें। ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके लिए देखिए, इसमें एमसीक्यू आपको अलग से देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी सजेशन लेना है, मैं बता दूं, सजेशन तैयार करने के लिए देखिए हम लोग 4 क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। सबसे पहले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हैं। आपका जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का वो, और आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ। और उससे भी बड़ी बात कि कोल्हान, सिद्धू कानू मुर्मू, बीबीएमकेयू, विनोबा भावे का भी अभी पेपर हाल में ही हुआ है, वहाँ पे सजेशन को भी मैंने रखा और वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। आप जा करके देखोगे, वीडियोज़ वगैरह मैंने बनाकर अपलोड की है। सारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सारे बच्चे कह रहे हैं कि जो पढ़ाया वहीं से आया। तो चलिए, आप लोग भी जो है इस वीडियो में आकर कमेंट करके वापस आएँगे और कहेंगे कि हाँ, मैंने जो कहा था वो सच कहा था। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, नीलांबर पीतांबर जो पलामू के क्वेश्चन पेपर हैं वो हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं या पूछे गए थे। सबसे पहले देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, आप सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है नोट आप लेकर के बैठे, नोटबुक लेकर के बैठे और पेन पेपर लेकर के बैठे, ताकि आप जो है नोटबुक के साथ साथ इन चीज़ों को पेन पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप एक पेपर ही रख लें, उस पे आप जो है वन लाइनर की तरह इसे बना करके लिख लें, ताकि एग्जाम हॉल में भी, एग्जाम हॉल के बाहर, एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है, एग्जाम हॉल के बाहर आप पढ़ लेना अच्छे से। क्या है? पहला, सामान्य वक्र की ऊंचाई होती है। और एक और बात मैं आपको कहूंगा, एक वीडियो एक बार आपने देख ली, दूसरी बार आप देखना, और आप देखना कि कितने सवाल आपके फिर से सही हो पा रहे हैं। एग्जाम हॉल से पहले आधे घंटे पहले जो है डबल की स्पीड में, खैर मेरी आवाज़ वैसे ही बहुत तेज़ है, तो 1.25 में देखोगे तो आपको जो है टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। एग्जाम हॉल से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको। पहला सवाल देखिए क्या है, सामान्य वक्र की ऊंचाई होती है, नॉर्मल कर्व की जो हाइट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ नॉर्मल कर्व। ऐसे फैक्चुअल सवाल हैं, इसको याद करना ही सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नॉर्मल कर्व होता क्या है। ग्राफ आपने देखा होगा, और बेल शेप की जो चीजें बनती है ना, बेल शेप या फिर ओमेगा आप इसे कह लो, तो इस तरह के शेप को हम लोग जो है बोलते हैं नॉर्मल कर्व। इसे बेल शेप जो है कर्व भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बेल शेप भी कर्व कहते हैं, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट हाइट है वो होगी 0.3989, लेकिन अप्रॉक्स में अगर आप देखोगे तो कौन सबसे अप्रॉक्स में आपको दिखेगा, 0.399। तो हम लोग जो है इसे क्या करेंगे, 89 को हम लोग 9 बना देते हैं, तो आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। याद रखिएगा, इसके साथ एक और कंडीशन अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो इसके 2 कंडीशन है कि ये नॉर्मल कर्व की हाइट 0.399 कब होगी, जब आपका मीन का वैल्यू 0 होगा। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब मीन की वैल्यू 0 होगी और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल है। ये भी सवाल जो है घुमा फिरा कर ये पूछ सकते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा कर दूं। चलिए, अगला सवाल है, शिक्षा का कौन सा क्षेत्र मूल्यांकन से संबंधित है। बात करी जा रही है वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स की। देखिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, बात हो रही है ब्लूम्स की। जी हाँ, ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ रखा होगा। ब्लूम साहब ने देखिए 3 डोमेन के बारे में बात की है। पहला क्या है आपका, सबसे पहला आएगा कॉग्निटिव डोमेन, फिर आपको देखने को मिलेगा
अफेक्टिव डोमेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। पहला कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा जो है आपका आ जाएगा अफेक्टिव डोमेन, और आखिरी में आएगा साइकोमोटर डोमेन। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, डोंट वरी। पहला जो है संज्ञानात्मक जो है आपका होगा, दूसरा होगा भावात्मक, और तीसरा होगा आपका मनोदैहिक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये तीन इन्होंने ब्लूम्स ने दिए हैं, तो पूछा गया कि जो है वैल्यूइंग, यानी कि बात की जा रही है कि वैल्यूइंग ऑब्जेक्ट से संबंधित कौन होगा। देखिए, वैल्यू करने की बात आएगी, एटीट्यूड की बात आएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस सारी चीज़ों को हम लोग अफेक्टिव यानी कि भाव में, आपका जो भाव भंगिमा है उसमें रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में। अब संज्ञानात्मक में क्या रखेंगे हम लोग, ये भी सवाल आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ज्ञान से संबंधित, नॉलेज से संबंधित, डिसीजन लेने से संबंधित, लॉजिक वाली बात आप करोगे पहले डोमेन में, किसमें, कॉग्निटिव डोमेन में। अफेक्टिव डोमेन में आप डिसीजन लेने की बात करोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका मॉरल वैल्यू क्या है, वो आपको यहाँ पे अफेक्टिव मोटर में देखने को मिलेगा। साइकोमोटर में देखिए स्किल से, आपके बॉडी की स्किल से देखना, कोई बहुत अच्छा एथलीट बन जाता है, कोई बहुत अच्छा जो है स्विमर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन जाता है, या फिर बहुत अच्छा निशानेबाज बन जाता है, तो वो जो है साइकोमोटर में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारे चीजों को आपने समझ लिया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, हिंदी में से बोलते हैं मापदंड आधारित परीक्षा। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का जो मापदंड है वो क्या किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए क्राइटेरियन में क्या होगा ना, कि वो शर्मा जी का लड़का आपने पढ़ा होगा, या शर्मा जी की बेटी टॉप कर गई, तुम भी कुछ करो, ये आपने जो है उलाहना सुना होगा अपने बचपन से, कि शर्मा जी की बेटी 99% ला रही है, तुम तो 33 में ही जो है झूल जा रहे हो। तो ये जो है क्या है, आपके माँ पिताजी या फिर आपकी बुआ जिसने भी ये काम किया, उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कि तुलना कर रहे हो। तुलना करना अच्छी बात नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ये कोई कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब बोला गया कि क्या मापदंड होता है, क्या देखा जाता है, तो देखिए इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि बच्चा ने क्या हासिल किया। जैसे सपोज कर लो कि आपने तैयारी की, ठीक है, आप अभी एग्जाम देने वाले हो असेसमेंट फॉर लर्निंग का, 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है, आप सोच रहे हो कि भाई कम से कम मेरा तो 76 जो है इसमें आना चाहिए। तो ये आपका ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपने ये क्या किया, तैयारी की कि भाई मेरा जो है ये होना चाहिए, इतना रिजल्ट आना चाहिए, 70+ रिजल्ट आना चाहिए 80 में। तो ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, कुर्तोस निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए ये भी सवाल आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि अभी वक्त नहीं है कि आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताई जाए, बाकी इन फ्यूचर में जरूर इस पे काम करूंगा। फिलहाल के लिए K4 से जो है इसको रिजल्ट को निकाला जाता है, कुर्तोस निकालने का यही फॉर्मूला होता है। इसे फोर्थ मूवमेंट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसे फोर्थ मूवमेंट भी कहा जाता है। हो सकता है कि वन लाइनर में कहीं से भी क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में जो है, ये जो डेटा है ये नुकीलापन दिखाएगा, ठीक है, शार्पनेस दिखाएगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये शार्पनेस को जो है डिनोट करके बताएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लाइकर्ट स्केल जो है सामान्यतः कितने इसमें बिंदु होते हैं। देखिए ये जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब आप कुछ खरीदते हो, है ना, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हो, या फिर आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करी, कोई कुर्ती मंगाया, या फिर अपना जींस शर्ट मंगाया, कुछ भी मंगाया आपने, तो वहां पे देखना ना, ये बहुत सारे स्माइली आपको जो है देखने को मिलेगा। 5 तरह के स्माइली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बीच वाला जो होगा वो होगा न्यूट्रल, मतलब ठीक ठाक है भाई। और इधर दो दो हैं, ये नेगेटिव वाले होंगे और ये पॉजिटिव वाले होंगे। आप एकदम बहुत ज्यादा खुश हो, यहाँ पे हाँ ठीक है, अच्छा खुश हूँ, मैं बहुत खुश नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत खुश हो, यहाँ पे खुश हो, और यहाँ पे हाँ ठीक है, चलो ठीक है, पता नहीं, मतलब ठीक है, ले लिया तो ले लिया। अब यहाँ पे नहीं नहीं, ये जो खरीदा है सामान ये ठीक नहीं है, और यहाँ पे बोलोगे एकदम बकवास प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया है। तो इसे ही हम लोग जो है लाइकर्ट स्केल या फिर लिकर्ट स्केल बोलेंगे, इसे लिकर्ट स्केल कहते हैं। तो इसमें देखिए कितने बिंदु, 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, ये आपने देख रखा होगा। आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल बोला गया है कि अधिकांश शैक्षणिक मापन किस प्रकार का होता है। शैक्षणिक मापन यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित मापन किस तरह से होता है। तो देखिएगा, आप क्लास में बोलते हो कि मैंने 3rd पोजीशन लाई, ठीक है, या 3rd पोजीशन में पाया हूं, या फिर आप जो है गोल्ड मेडल जीतते हो, फिर आप सिल्वर मेडल जीतते हो, फिर आप ब्रॉन्ज मेडल जीतते हो। ये जो पीएचडी वगैरह करते हैं उनको भी मिलता है। बीएड एमएड में अगर आप अच्छे से जीतते हो तो फिर आपको जो है गोल्ड मेडल के लिए भी बुलाया जाता है, यूनिवर्सिटी जो है दीक्षांत समारोह करती है। तो फिलहाल इसका मतलब क्या हुआ, आप ऑर्डिनल में बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, ऑर्डिनल में, क्लास में फर्स्ट आना, सेकंड आना, दौड़ में फर्स्ट सेकंड आना। तो ये क्या है, एक ऑर्डिनल के मानने का तरीका है। ऑप्शन आपका 2 सही होगा। आगे बढ़ेंगे, कोरिलेशन।
कोरिलेशन जो है, देखिए बात सबसे पहले कोरिलेशन की क्या होती है वो समझ लीजिएगा। किसी दो चीज़ों को ना जोड़ने की बात करता है कोरिलेशन। सपोज कर लो कि मोबाइल का जो है रिलेशन किससे है। मोबाइल का अगर मैं बोल दूं एंड्रॉयड मोबाइल, तो ये क्या हो जाएगा, ओप्पो वीवो सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने बात की मोबाइल का, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ कौन रिलेशन बना लेगा, वीवो बना लेगा, एम आई बना लेगा, ठीक है, माइक्रोमैक्स बना लेगा, और भी बहुत तरह की कंपनियां हैं, 50 तरह की कंपनियां हैं, वो बना लेगा। अब बात कर दूं मैं एंड्रॉयड फोन की, तो वहां पे आईफोन अलग हो जाएगा। तो ऐसे में कोरिलेशन विश्लेषण का कारण क्या दिखाता है, तो देखिए सहसंबंध जो है विश्लेषण कारण का क्या संबंध दिखाता है। तो देखिए इसमें दो वेरिएबल होते हैं, कोरिलेशन का दो वेरिएबल होता है, परंतु यह कभी नहीं बताता कि एक दूसरे का वो कारण हो। ठीक है, देखिए कॉजन के बारे में समझ लीजिए पहले, तब आप समझ पाओगे। कोरिलेशन तो आप समझ गए, कॉजन का मतलब ये है कि आप सपोज कर लो मार्केट जा रहे हो, ठीक है, बहुत धूप पड़ रही है और आप आइसक्रीम खा लेते हो। तो आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खा रहे हो कि बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी, आपने आइसक्रीम खरीद लिया। ठीक है, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में भी लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो कहने का मतलब है कॉजन और कोरिलेशन दोनों क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं दर्शा पाएंगे। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित होना, कॉजन का मतलब होता है टोटली डिफरेंट होना। ठीक है, ऐसा सपोज कर लो कि आप जो है किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, सपोज कर लो किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इसलिए आप जो है एकदम यूनिवर्सिटी टॉपर बन गए। ये कोई पॉसिबिलिटी है क्या? आप पढ़ाई करोगे तभी तो टॉप कर पाओगे। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेने से या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से आप टॉपर नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, एक उपयुक्त परीक्षा में सबसे अधिक क्या होना चाहिए? कोई अगर आप एग्जाम का पेपर तैयार कर रहे हो तो उस पेपर में सबसे अधिक क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले बात वैलिडिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी नहीं है तो सब कुछ बेकार हो गया। क्यों बना रहे हो, वो वैलिड होना जरूरी है। बाकी रिलायबिलिटी भी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी भी होना चाहिए, यूजेबिलिटी भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है वो पहले नंबर पे आएगा, वैलिडिटी। अगर वैलिड ही नहीं है तो भाई सब कुछ खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रोजेक्टिव तकनीक नहीं है, कौन सा जो है प्रोजेक्टिव तकनीक नहीं है? देखिएगा ध्यान से, पहला क्या है, एसोसिएशन, फिर है कंस्ट्रक्शन, फिर है स्केल, फिर है कंप्लीटिशन। देखिए एसोसिएशन मतलब, कहने का मतलब है कि देखिए ये जो एसोसिएशन है, आपने एक टेस्ट का नाम सुना होगा, रोजार्क इंकबोर्ड टेस्ट। ठीक है, इससे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में हम लोग पता करते हैं रोजार्क से। ठीक है, अब देखिए कंपटीशन में क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है, वहां से आप जो है पर्सनालिटी टेस्ट को, इसे या फिर आप इसे कह दो कि ये TAT, ठीक है, थीमेटिक जो आपका अप्रिसिएशन टेस्ट है, इसका ये नाम है, यहाँ पे यूज किया जाता है। बात किसकी की जा रही है? पर्सनालिटी को नापने की, आपके व्यक्तित्व को नापने की। ठीक है, दो मैंने बता दिए। तीसरा हो जाएगा देखिए कंस्ट्रक्शन, जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जो है आपका, ये सॉरी कंस्ट्रक्शन वाला टैट का था। ठीक है, सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन वाला जो है टैट का था। ठीक, यहाँ पे टैट से जो है आपकी पर्सनालिटी नापी जाती है। ये रोजार्क इंकबोर्ड टेस्ट है। और आखिरी में जो आपका आएगा कंप्लीशन, ये आ जाएगा आपका ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, सेंटेंस आप कंप्लीट करते हो, इससे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। मापन स्केल से आप पर्सनालिटी नहीं नाप सकते हो। नोट वाला सवाल पूछा गया था, नोट वाला सही होगा। आगे बढ़िए, 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समातिक मूल्यांकन है, समेटिव असेसमेंट? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, ये सवाल ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड है। रिजिड मतलब कठोर है, ये फ्लेक्सिबल मतलब लचीला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है पढ़ाने के दौरान होती है, ड्यूरेशन इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग ये जो है होता है। और ये क्या होता है, इंड में होता है। आपने पढ़ा लिया, फिर आप टेस्ट ले रहे हो, 6 महीने में, साल भर में टेस्ट ले रहे हो, तो वो समेटिव असेसमेंट हुआ। आपने 5-6 चैप्टर पढ़ाया है, पूरी किताब पढ़ा दी, उसके बाद आप टेस्ट ले रहे हो। फॉर्मेटिव में आपने एक चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसी दौरान कोई टॉपिक आपने पूछ लिया, जैसे सपोज कर लो आप फोर्स पढ़ा रहे हो, बल पढ़ा रहे हो, जैसे कि कुछ बल लगाने के लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट को छूना पड़ता है। कई कई बार बल लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को छूना नहीं पड़ता, जैसे आप पेन को छोड़ दोगे, पेन अपने आप जमीन पे गिरेगी, ये गुरुत्वाकर्षण का एग्जांपल है। तो इसमें पेन को जो है धरती ने नहीं छुआ, लेकिन फिर भी वो अपने ओर खींच पाती है। मैग्नेट भी ऑब्जेक्ट को जो है, निकल हो या फिर आयरन हो या कोबाल्ट हो, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। वो क्या है, नन जो आपका जो है टचिंग वाला एग्जाम्पल आएगा। तो ये सब आपने जैसे पूछा, ये फॉर्मेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा। फॉर्मेटिव में क्या कर सकते हो आप, ये इसमें जो है फॉर्मेटिव में आप माइक्रो टीचिंग करते हो। माइक्रो टीचिंग में क्या करते थे आप, देखिए पहले आप पढ़ाते हो बच्चे को, फिर आप फीडबैक लेते हो बच्चे से,
और फीडबैक लेने के बाद आप फिर से रीटीच करते हो, जहाँ पे बच्चे की कमजोरी रह गई वो आप ठीक करते हो। तो ये माइक्रो टीचिंग का एग्जाम्पल भी जो है इसमें आ सकता है। तो फिलहाल जो है आपसे समेटिव पूछा गया है। समेटिव क्या हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जामिनेशन, साल में आप एक बार ले रहे हो। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को फीडबैक प्रदान करता है। देखिएगा ध्यान से, फीडबैक दोनों को। अभी तो मैंने बताया कि टीचर क्या करेगा, बच्चों से सवाल करेगा, किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, और बच्चा अगर आंसर कर पाता है तो ठीक है, टीचर आगे बढ़ेगा, नहीं कर पाता है तो बच्चा फिर से जो है रीटीच करेगा। ये कहाँ होगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें होगा। देखा, एक सवाल मैंने कराया, उससे 2 सवाल अपने आप खुद ब खुद हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर प्रगामी मूल्यांकन। अगला सवाल, मापन जो है मानव व्यवहार के किन किन पहलुओं को आच्छादित करता है या बताता है। मापन, मेजरमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए, मेजरमेंट में आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है मेजरमेंट में आप कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन दोनों को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे साइकोमोटर आप नाप नहीं सकते हो, ये ऑप्शन आपका कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, कॉग्निटिव और जो आपका अफेक्टिव मोटर है उसको आप यहाँ पे शैक्षणिक मापन में लाते हो। जैसे कोई बहुत जल्दी रो देता है, कोई बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाता है, तो फिर उससे जो है उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। अगर कोई बच्चा जो है लॉजिकली चीज़ों को सोच पाता है तो फिर वो 1 और 1 11 नहीं, बल्कि 1 और 1 जो है वो 2 बताता है। तो कहने का मतलब, या फिर कभी बोलता है कि 1 और 1 11 हो सकता है अगर आप उसमें ऑपरेशन नहीं लगा रहे हो तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मेजरमेंट के हैं। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 13वें सवाल की ओर। क्या बोला गया है, प्लेसमेंट इवोल्यूशन यानी कि स्थान निर्धारण मूल्यांकन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। देखिए, स्थान यानी कि आपको रैंकिंग देनी है, स्थान यानी कि आपको रैंकिंग देनी है। क्या करना है, रैंक प्रदान करना है बच्चे को। और आप शायद क्या ऑब्वियसली आए ही होगे, आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो है आपने बीएड में एडमिशन लिया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को अगर प्रवेश परीक्षा देना चाहते हो तो आपको एक रैंकिंग देनी होगी। क्या करना होगा, रैंकिंग देना होगा। और रैंकिंग वाला जो रैंकिंग वाली जो बात है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा, प्रवेश परीक्षा। अगला सवाल, कौन सा एक अच्छे परीक्षण यानी टेस्ट का रूप है। देखिए, आपसे पूछ दिया गया कि कौन सा अच्छा जो है टेस्ट होगा। टेस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेस्ट होने के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए और मूल्यांकन यानी कि फीडबैक भी मिलना चाहिए बच्चे को, टीचर को या फिर बच्चे को या फिर पेरेंट को, कि बच्चा कितना अच्छा कर पा रहा है। मेजरमेंट तो आपने ठीक से ले लिया, कोई टेस्ट ले लिया, कोई परीक्षा ले ली, और फिर उसका मूल्यांकन भी करना जरूरी है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वें सवाल की ओर। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटिव भी है। ठीक है, दोनों का ये मल्टीपल है। ठीक है, जैसे आपने हेरिडिटी और जो आपका हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट है, आपने पढ़ा होगा H/E, उसी तरह से ये जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों का गुणनफल है। तो यानी कि ऑप्शन सी फिर से एक बार सही हो जाएगा। 16वां सवाल, क्या बोला गया है 16वां सवाल, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट की विशेषता नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं आपको, नहीं वाले शब्दों पे प्लीज जोर डालिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। ठीक है, अच्छे उपलब्धि की विशेषता नहीं है, कौन सा इसमें एक नेगेटिव टर्म जुड़ा हुआ है। आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिविटी, परीक्षा ले रहे हो तो कुछ आप तो सोच रहे हो ना कि बच्चे का आप जो है मेजर करोगे, बच्चा कितना सीख पाया या फिर आगे कितना बढ़ पाया। ठीक है, पाला तो ठीक है। रिलायबिलिटी, परीक्षा पे बच्चों का भरोसा भी होना जरूरी है, और ये वैलिड होना तो सबसे जरूरी है। तो अस्पष्ट परीक्षा आप कभी लेते हो क्या, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल 17वां सवाल, देखिए क्या बोला गया है, सामान्य प्रायिकता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये नेट की जो परीक्षा होती है ना, वहां पे ये सवाल कई बार, सेट का एग्जाम जो होता है अलग अलग स्टेट में, अभी झारखंड में जैसे जेट होने वाला है, तो ये परीक्षा में सवाल आया हुआ है हजारों बार। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं है। प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगा, जैसे आप लॉटरी खेलते हो, जुआ खेलते हो, वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। और आप कोई ताश का जो है ताश निकालते हो, उसमें कार्ड निकालते हो, उसे क्या क्या बोलते हैं, हाँ याद आ गया मुझे, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है, किंग है। ठीक है, वो आप निकालते हो, तो वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, आप सिक्का जो है हवा में उछालते हो तो हेड या टेल आएगा, वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है। भले आप हार जाओ लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी फिर भी है। यहाँ पे नहीं वाला जो है टर्म पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। असिमेट्रिक जो है कौन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉरी, असिमेट्रिक ही इसका आंसर है। असिमेट्रिक यानी कि देखिए, बात करें यूनी मॉडल की, फिर या फिर एसिम्प्टो जो है एक्स एक्सिस तक जाएगा, तो ये पूछा गया कि इसमें जो है कौन सा नहीं होगा। तो देखिएगा, असिमेट्रिकल जो है ये नहीं हो पाएगा।
असिमेट्रिकल क्या है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि असिमेट्रिकल जो चीजें होती है वो कभी भी जो है रिजल्ट नहीं आपको दे पाती है। तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो विशेषता है वो क्या होगा, यूनिमोडल होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, बायलैटरल होगा यानी कि दो तरफ से रिजल्ट देगा। ये सारा प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। आगे बढ़िए 18वें सवाल की ओर। सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच के अंतर को रेंज कहते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी या फिर आप आर.एस. अग्रवाल जो भी पढ़ रहे हो उसमें ये आंसर था आपका कि रेंज आप निकालने के लिए क्या करते हो, सबसे बड़े में से छोटे को माइनस करते हो एंड देन यू गेट योर रेंज पारस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या है, 19वां सवाल। इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या, एक एग्जांपल ले लें क्या, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रेंज निकालने के लिए बोल दिया जाए 10, 15, 16, 18 में, तो देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है 18 है, सबसे छोटा क्या है 10। तो आपका जो रेंज निकलेगा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बीने कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अल्फ्रेड बीने ने जो है 1905 में जो आईक्यू टेस्ट है वो खोजने की कोशिश की है। मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, इसका आंसर आप नीचे दीजिएगा। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी कि मेंटल एज को क्रॉनिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, आईक्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। अब देखिए मान लेते हैं कि कोई बच्चा 10 साल का है, ठीक है, इसकी जो एक्चुअल एज है वो क्रॉनिकल एज जो है वो 10 साल का है, और बच्चा का मेंटल एज जो है 12 साल का बच्चे का हो गया, यानी कि बच्चा जो है अपने उम्र से बड़ा है, तेज है, वो बहुत ज्यादा तेज है। इसका आईक्यू आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, रीट में ये कई दफा आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सीधा सवाल है, इसमें क्या ही मैं बताऊं। देखिए 3 मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, एक सेकेंड, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है शायद, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मैं भी सोचा ये क्या हो रहा है, ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं सही आंसर आपको लिख के बताता हूँ, मुझे लग रहा था कि इसमें तो कोई ना कोई आंसर तो होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखिए इसका जो रिलेशन है वो हो जाएगा मी मॉड इज इक्वल टू, मॉड बराबर हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 2 मीन, ध्यान में रखिएगा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई विद्यार्थी कोई मॉडल बनाकर यह दिखाते हैं कि कोई वस्तु कैसे कार्य करती है तो वह किस स्तर पर गतिविधि कर रहा है। देखिए मॉडल भी बना रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, एप्लीकेशन भी लगा रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे? बच्चा अप्लाइंग कर रहा है ना, तभी तो बना पा रहा है मॉडल, ठीक है, उसको थ्योरी की नॉलेज है, प्रैक्टिकल की भी नॉलेज है, तो ये वो क्या कर पाएगा, अप्लाइंग कर रहा है फॉर्मूला को। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एग्जांपल है। अगला सवाल है, सीखने के परिणाम का निर्धारण करते समय मूल्यांकन की विशेष तकनीक का चयन किस आधार पर किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, सीखने के परिणाम का निर्धारण कर रहे हो आप और विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, किस आधार पर आप इसे ये करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये होगा शैक्षिक उद्देश्य। ये क्या आएगा, शैक्षिक उद्देश्य, आपने लर्निंग कितनी की, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिविटी थी उसको आपने पार कर पाया या नहीं, या फिर आप उसके बराबर आ पाए या नहीं, ठीक है। याद रखिएगा विद्यार्थी समस्याओं को सॉल्यूशन कर पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, ठीक है, जहाँ पे वो अपने लॉजिक को लगाते हैं और भी सारी चीज़ों को वो जो है जोड़ करके आंसर कर पाते हैं। चलिए अगला सवाल है, मेरे कमरे की लंबाई 10 फीट है जो कि आपके कमरे के 20 फीट लंबाई का आधा है। आपने दो स्टेटमेंट को जो है यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है, तो आप क्या बता रहे हो, रेशियो बता रहे हो। देखो ध्यान से, आपके कमरे की लंबाई, मेरे कमरे की लंबाई 10 फीट है, आपके कमरे की लंबाई 20 फीट का आधा है, 20 का आधा है यानी कि ये क्या आएगा 1:2। अगर आप हमेशा क्या रहोगे, दोगुना रहोगे मुझसे, तो ये क्या है, ये एक सॉरी अंतराल नहीं बल्कि रेशियो है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है, देखिए यदि उपलब्धि परीक्षा के दो अलग अलग समय पर प्राप्त अंक समान हो तो परीक्षा किस गुण को दर्शाती है? ये दिखाता है कि ये रिलायबल है। समझ रहे हो मेरी बात को? रिलायबल कहने का मतलब है कि ये अलग अलग मापदंडों पे खरा उतर रहा है, खरा उतर रहा है, सही उतर रहा है, यानी कि ये क्या है, रिलायबल है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर आप आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इंटरप्रेट, क्लासिफाई, समराइज जैसे क्रियापद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं?
देखिए जब आप इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है, चीज़ों को क्लासीफाई कर पा रहे हो यानी कि बाँट पा रहे हो, समराइज़ कर पा रहे हो यानी कि चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो ये ब्लूम्स के किस स्तर पर आप पहुँच गए हो? तो देखिए ब्लूम्स के जो ये ब्लूम्स का जो टैक्सोनॉमी है, इसमें आप सबसे ऊपर जब पहुँचते हो अलग-अलग इसमें जो है आपको ये सीढ़ियाँ होती है, ठीक है? इस पे अभी फ़िलहाल नहीं जाएँगे, बहुत टाइम ये ले लेगा क्योंकि इसके लिए आधे घंटे अलग से जो है क्लास लगानी होगी। फ़िलहाल ब्लूम के टैक्सोनॉमी में आप जो है कहाँ पे पहुँच गए हो? जब इन सारे चीज़ों को आप ठीक ढंग से कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर पा रहे हो? कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहे हो, समझ जो है आपकी ठीक हो गई है। आगे देखिए 26वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परीक्षण का भेदक मूल्य यानी कि डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू कब अधिकतम होगा? जब कठिनाई स्तर 50 पर होगा। फैक्चुअल सवाल है, इसके बारे में अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। प्लीज इसे लर्न कर लें, इससे अलावा इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। शैक्षिक मापन, एजुकेशनल मेजरमेंट के स्तर या फिर स्केल या फिर लेवल कौन कौन से हैं? मैंने अभी आज एजुकेशनल में आपको बताया था, वो शर्मा जी का बेटी या बेटा का एग्जाम्पल दिया था। वहां पर क्या किया जाता था? ऑर्डिनल किया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पर क्या किया जाता है, तो देखिए ये निरपेक्ष मापन यानी कि एब्सोल्यूट स्केल का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखिए इसका क्या चार अलग अलग जो है इसमें एस्पेक्ट आएगा, इसका चार क्या क्या अलग अलग जो है चरण है। तो देखिए सबसे पहले आप नॉमिनल स्केल का यूज करते हो, ठीक है। शैक्षिक मापने का चार स्तर है, फिर से बता रहा हूँ, चार स्तर है। पहला है नॉमिनल स्केल, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में भी दिखेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डिनल स्केल, जहाँ पे आप बच्चे को रैंक देते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फिर है आपका ये इंटरवल स्केल, और फिर एक आएगा आपका रेशियो स्केल, ठीक है। ये चार स्केल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी शिक्षा में आगे एक और स्केल की बात की जाती है जिसका ही नाम है एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। ये जो है 100% सही पूर्ण ज्ञान के बारे में बात करता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सेमिनार को व्यवस्थित करने का प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए सेमिनार को एडजस्ट करने के लिए नहीं होता है, नहीं वाले वर्ड पे मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एम्फेसाइज करने की जरूरत है। तो देखिए अगर सेमिनार आप ले रहे हो तो ऑरल रिपोर्ट लीजिएगा, तो बच्चा आप छांट पाएंगे कि ये बच्चा ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है। रिटर्न रिपोर्ट लोगे, आइडिया एक्सचेंज करोगे, तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन आप किसी का सिफारिश पे किसी को सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। रिकमेंडेशन से फलाने का ये बेटा है या बेटी है, तो ये बढ़ा पाना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट का कुल रूप क्या है? मूल्यांकन क्या है? परीक्षा टेस्ट लेकर के भी आप असेसमेंट कर सकते हैं, इंटरव्यू लेकर भी, और एग्जामिनेशन लेकर भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। परीक्षण लेकर के आप सारी चीजों को कर पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण प्रक्रिया का आकलन करने और उसमें आवश्यक संशोधन लाने के प्रयुक्त मूल्यांकन को क्या कहते हैं? देखिए मैंने ये सवाल पहले करा रखा है। आवश्यक संशोधन यानी फीडबैक आप ले रहे हो कि बच्चा ठीक से सीख पाया या नहीं, कहाँ आएगा भाई? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। दोनों मत कर देना, ठीक गड़बड़ हो जाएगी फिर। ये कहाँ आएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। अगला सवाल, शिक्षा में छात्रों के सीखने और विकास के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए शिक्षा में छात्र के लर्निंग के और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जब उसके लर्निंग के बारे में बात की जा रही है, उसके सीखने के बारे में बात की जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, फिर है मूल्य निर्धारण, फिर है मापन, या फिर निदान। तो देखिए आप क्या कर रहे हो? मेजरमेंट करके जो है सीखने के बारे में निष्कर्ष निकालना। तो आप देखिए मेजरमेंट करके चीजों को सही से समझ पाओगे। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी नमूना व्यवहार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सैंपल बिहेवियर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सैंपल बिहेवियर की। देखिए किसी नमूना व्यवहार सैंपल बिहेवियर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है टेस्ट, दूसरा मेजरमेंट, असेसमेंट और इवोल्यूशन। देखिए इन सारे चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, टेस्ट लेकर के भी आप जो है कर सकते हैं, लेकिन बात किसकी की जा रही है? सैंपल बिहेवियर की। तो सैंपल बिहेवियर के लिए आपको क्या करना होगा? टेस्ट लेकर के ही जो है आप इसे ठीक से असेसमेंट कर पाएंगे, इसे ठीक से मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन सही हैं, सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे। ऐसा मूल्यांकन जो सीखने की प्रगति को निरंतर मॉनिटर करता है, बताइए। अब भी फिर से आ गया ना, निरंतर फॉर्मेटिव, आप फीडबैक ले रहे हो, काम कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप ये काम करते हो। अगला सवाल,
ऐसा प्रश्न जिसमें केवल एक ही सही उत्तर होता है वह क्या होता है? बड़ा आसान है, अभी तो आप कर रहे हो। ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। कोई एक ही आंसर इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कौन सा मूल्यांकन औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है? तो देखिए असेसमेंट जो है या फिर इंटरव्यू देखिए फॉर्मल ही होता है। नॉर्मल स्कूलों में फॉर्मल एजुकेशन ही होता है, एग्जामिनेशन भी फॉर्मल है। लेकिन असेसमेंट आपका जो है घर की एक्टिविटी को भी मेजर किया जा सकता है, आप दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? औपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? मेजरमेंट का जो है स्केल नहीं है। ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं और रेटिंग स्केल से भी कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट कार्ड से आप अगर मेजरमेंट करोगे तो फिर गड़बड़ है भाई। ये फिर क्या है? फिर गड़बड़ है। आप रिपोर्ट कार्ड से किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए गार्डनर साहब ने कही है बातें कि आपके अंदर 8 से 9 जो है स्किल हो सकता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। आप उसके मैथ्स के नंबर को देखोगे, अब सचिन के मैथ्स के नंबर को अगर आप देखते तो सचिन आगे बढ़ ही नहीं पाता। लता मंगेशकर को बोला जाता कि भाई तुम क्रिकेट खेल के दिखाओ। तो सब अपने अपने फील्ड में जो है होशियार हैं, लेकिन हर जो है किसी दूसरे के फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो रिपोर्ट कार्ड होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि कोई आकलन का समान परिस्थितियों का समान परिणाम देता है, बात देखिएगा ध्यान से, बार बार एक ही परिणाम दे रहा है, समान परिणाम दे रहा है, वैलिड है वो क्या है? वैलिड है। सीधी सीधी बात है। इसके बारे में हम लोगों ने जो है पहले भी बात कर रखी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो क्या है? वैलिड है। या फिर आप इसे रिलायबल भी कह सकते हैं। लेकिन बार बार एक आंसर दे रहा है तो उसे रिलायबल आप मानेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन 3 की ओर आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? बार बार परिणाम दे रहा है तो वो क्या है? रिलायबल है, विश्वसनीय है। अगला सवाल, छात्रों से किसी शब्द को अपने शब्दों में परिभाषित करने को कहना किस स्तर का माप है? छात्रों को कि किसी शब्द को अपने शब्दों में आप उसको फ्रीडम दे रहे हो कि भाई तुम अपने मन से समझा दो, क्या तुमने समझा। ठीक है, क्या आपने समझा, बस आप अपने भाषा में, मातृभाषा में जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं समझा दें। तो देखिए ये आप कह रहे हो तो आप उसे बोल रहे हो समझ से, अपने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका कॉम्प्रिहेंशन है, उसके हिसाब से आप बता दें। ऑप्शन 2 सही होगा। ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में 2 उच्चतम संज्ञानात्मक स्तर कौन कौन से हैं, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे ऑप्शंस को तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखिए ब्लूम्स जो है बात किसके बारे में बात करता है? सबसे नीचे आएगा रिमेंबर, यानी कि रटने वाली बात आएगी। ठीक है, पहले और सबसे अच्छा जो होगा वो होगा क्रिएट, यानी कि जब आप खुद से कुछ निर्माण कर पाते हो। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में एक तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्रिएट आ जाएगा। अब देखिए क्रिएट का कुछ और भी नाम हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है आपको। ठीक है, क्रिएट भी हो सकता है, उसके बाद जो है इवल्यूएट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान में देखेंगे तो सिंथेसिस और आपका जो ये इवोल्यूशन है कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, छात्रों की कमियों या फिर कमजोरियों को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्या? हाँ है भाई। उपचारात्मक जो है परीक्षण आप करते हैं बच्चे का, जिसमें बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, इंग्लिश में कमजोर हैं, वो आप अच्छे से टेस्ट लेकर पता करते हो और फिर डायग्नोस करते हो, यानी कि उसके कमजोरियों को ठीक करने का काम करते हो कि जैसे बच्चा ठीक आगे जा करके इसको नहीं दोहराए। प्रतीकों का उपयोग करके डेटा का ग्राफिकल निरूपण किसे कहते हैं? बार डायग्राम, ग्राफ डायग्राम, पाई चार्ट या फिर लाइन डायग्राम। तो देखिए बार डायग्राम में आप जो है इसे प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह देखिए जैसे कि आपने जो है ट्रायंगल ट्रायंगल बना दिया या फिर सर्कल सर्कल बना दिया, तो ये क्या है? ये सिंबल है, तो ये ग्राफ में शुरू किया जाता है। आगे देखिए सतत मूल्यांकन की बात की जा रही है। सीसीई किसने स्टार्ट किया? एग्जाम में आ सकता है तो ये याद रखिएगा, सीबीएसई ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये एमएड वाले एग्जाम में ये सवाल आया था। ठीक है, एमएड वाले में ये सवाल आया था। बोला गया कि सीसीई जो है किसके माध्यम से किया जाता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आप इसमें जो है चीज़ों को आगे बढ़ाते रहते हो, हमेशा जो है आगे बढ़ने का काम करते हो। तो ये फॉर्मेटिव में आएगा, फीडबैक भी ले रहे हो, उसे ठीक भी कर रहे हो। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन ही बदल दिया एकदम से, वक्त जज्बात हालात सारे बदल गए। नोट वाले सवाल से बच के रहना है आपको। यहाँ पे बोल दिया गया है नहीं है, नहीं है वाले सवाल में आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक्स पोस्ट फैक्टो में ये नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल,
सहसंबंध का मान किस सीमा में होता है? सहसंबंध का मान देखिए -1 से 1 के बीच में होता है। रटने वाला क्वेश्चन और ये बहुत VVI है, प्लीज रट के जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर से आप हाथ धो बैठेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि संचयी आवर्ती प्रतिशत कुमुलेटिव फ्रीक्वेंटली परसेंटेज किसे दर्शाता है? ये जो है किसे दर्शाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये जो है ओजाइव, आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके RS अग्रवाल अगर आप ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी में दर्शाया जाता है। टेस्ट की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी किससे प्रभावित होती है? तो देखिए रिलायबल है या नहीं है, बार बार आप उसे क्या करते हो, मेजर करते हो, अलग अलग चीजों को देखते हो, तो ये टेस्ट की लंबाई से आप पता कर पाते हो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्नलिखित में से स्थानीय माप यानी कि लोकल मेजरमेंट कौन सा है? लोकल मेजरमेंट के नाम से कौन पॉपुलर है? मीन, मीडियन, मॉड या फिर कौन? तो देखिए ये जो है मॉड, ठीक है, स्थानीय मेजरमेंट है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। अगला सवाल, अव्यवस्थित यानी कि अनग्रुप्ड डेटा से मीडियन किस सूत्र से निकाल सकते हैं आप? देखिए यहाँ पे एकदम प्योर सवाल जो है एग्जामिनेशन वाला आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, और ये आपका जो है 2024 या 25 का क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी साझा कर रहा हूं। अगला सवाल, रो किस स्तर के मापन में उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए रो जो है वो आपको ऑर्डिनल में लाया जाएगा। ऑर्डिनल भाई शर्मा जी की बेटी टॉप कर गई है, फर्स्ट कर गई है, तुम जो है 10 नंबर पे हो। अगला सवाल, बीएड पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप की आवश्यकता क्यों है? आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, क्यों है? प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपका ये काम नहीं है। विद्यालय आधारित गतिविधियों में सहभागिता के लिए? देखिए ये ठीक ठाक है। विद्यालय से जुड़ाव बढ़ाने के लिए? नहीं। तो विद्यालय में जो एक्टिविटी हो रहा है आप चीज़ों को सीख पाओगे, लर्निंग बाय डूइंग से जो है आप चीज़ों को सही से सीख पाते हो, तो ऑप्शन बी आपका सबसे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या है, खत्म हो चुका, अब है ही नहीं। तो जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। ठीक है, बाकी फिर से दोहरा देता हूँ, जिनको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए नीलांबर पीतांबर के, 49 रुपये में, और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।